आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th यानी सीयूटी एग्ज़ाम 2023 के लिए पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर 1 में जो भी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस सत्र के ही क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे तैसे यहाँ पर मैं क्वेश्चन नहीं लाता हूँ, आप मिला सकते हो। ठीक है, यहाँ पर दिया नहीं कि कौन सत्र में पूछा गया, लेकिन आप मिला सकते हो। 100% वही क्वेश्चन यहाँ पर अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देख लेंगे क्वेश्चन क्या है, और पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में डाल दिया है। जिस प्रकार से मैं आपको हर एक पीडीएफ देता हूँ, तो उस पीडीएफ को भी पढ़ के इस वीडियो को देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। अगर पीडीएफ नहीं डाउनलोड किए हो तो कोई दिक्कत नहीं, पहले वीडियो को देख लीजिए, फिर जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आपका, द्वितीय विश्व युद्ध, और ये जो चैप्टर है आपका शीत युद्ध। ठीक है, शीत युद्ध जो पहला चैप्टर है ना, वही चैप्टर से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर कवर कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला, 1914 से 1918 तक, या फिर 1918 से 1922 तक, या फिर 1939 से 1945 तक, या फिर 1920 से 1939 तक। सभी को पता है। ठीक है, इतना सिंपल आंसर सभी को पता है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा पहला का। तो देखिए पहला का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, 1939 से 45 तक। ठीक है, दूसरा नंबर, अच्छा कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा पहला विश्व युद्ध कब से कब चला था। दूसरा क्वेश्चन क्या आपका, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है, शीत युद्ध का मतलब क्या है। ऐसे क्वेश्चन कथन वाले क्वेश्चन, ठीक है, या फिर आप सत्य है या फिर असत्य है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में डोमेन वाले पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे गए सीयूटी में। आप देख सकते हो, मैंने देखा है प्रीवियस सत्र वाले क्वेश्चन, तो वैसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनते हैं, उसको देखना बहुत ही जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है कि शीत युद्ध का मतलब क्या है। पहला ऑप्शन, हल्के हथियारों से लड़ा जाने वाला युद्ध, या फिर ठंडे देशों के बीच युद्ध, या फिर वास्तविक युद्ध ना होकर हमेशा युद्ध की स्थिति बने रहना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दूसरा का जो उत्तर है ना वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें वास्तविक युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन हमेशा युद्ध की स्थिति बनी रही थी। तो यानी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं नेक्स्ट, तीसरा नंबर, वार्सा संधि किस गुट की देन है, पश्चिमी गुट, पूर्वी गुट, या फिर उत्तरी गुट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये भी आपको पता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सारे 12वीं में पढ़े हो। और अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहते हो ना, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। ठीक है, 12वीं में जितने भी आपने पॉलिटिकल साइंस के VVI क्वेश्चन किए थे ना, हाँ वो क्वेश्चन भी मैच करेंगे आपके सीयूटी एग्जाम 2023 में। सारे दोबारा से इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और यहाँ जिस प्रकार से पूछा गया क्वेश्चन वो तो मैं आपको करवा ही रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर 4th नंबर क्या आपका, नहीं 3 नंबर, वार्सा संधि किस गुट की देन है, आपको बताना है। तो देखिए तीसरा का जो उत्तर होगा ना वो आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी गुट। ठीक है, 4th नंबर देखिए, क्यूबा पर निम्न में से किसका शासन था, साम्यवादियों का, या फिर समाजवादियों का, या फिर पूंजीवादियों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 4th का जो उत्तर है ना वो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी साम्यवादियों का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है। कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है, कर्नल नासिर, ब्राज टीटो, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर विल्सन। सभी को पता है। तो इसका जवाब क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी ये तीनों थे लेकिन डी नहीं था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर, गुट निरपेक्ष आंदोलन का क्या लक्ष्य है। तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन, विश्व सरकार की स्थापना, या परमाणु अप्रसार, या विश्व राजनीति में तृतीय गुट का निर्माण। तो यहाँ पर देखिए 6 नंबर में ये सारे आंसर होंगे। ठीक है, यानी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, और 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, गुट निरपेक्ष आंदोलन नरम पड़ता जा रहा है, इसका प्रमुख कारण क्या है। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो था वो नरम पड़ता जा रहा है, इसका मेन कारण क्या है, रीज़न क्या है। पहला रीज़न, इसके नेतृत्व में दूरदर्शिता का अभाव है, या फिर गुट निरपेक्षता का विचार वैश्वीकरण के कारण अप्रासंगिक है, या फिर विश्व में एक गुट को प्रभावशीलता है, या फिर गुट निरपेक्ष देशों का एकमत होना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है ना वो आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी गुट निरपेक्षता का विचार वैश्वीकरण के कारण अप्रासंगिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुट निरपेक्ष देश नहीं है, यानी गुट निरपेक्ष वाले आंदोलन में या फिर इस गुट में सम्मिलित बिल्कुल भी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या उत्तर होगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देख लेते हैं। पहले ऑप्शन ब्रिटेन है, श्रीलंका है, मिस्र है, इंडोनेशिया है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कब हुआ, या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव कब पड़ी। तो दोनों सिंपल आंसर है, दोनों का जवाब आप यहाँ पर दे सकते हो ऑप्शन देखकर। पहला आपका देखिए, काहिरा 1964 में, लुसाका 1970 में, हवाना 1979 में, या फिर बेलग्रेड 1961 में। तो क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर सभी को पता होगा, 12वीं में आप लोग करे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका,
परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT की परिभाषा के अंतर्गत निम्न में से कौन परमाणु शक्ति संपन्न नहीं माना गया है? तो बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर क्या होगा? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर जापान। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है ना वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी जापान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है? देखिए ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको करवाया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा देखिए ऑप्शन में डिफरेंस है। तो थोड़ा सा ऑप्शन में डिफरेंस है तो इसीलिए आपको जरूर पढ़ना होगा इस क्वेश्चन को। तो शीत युद्ध का क्या मतलब है देख लेते हैं। ऑप्शन पहला आपका संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ के बीच एक प्रतिस्पर्धा, या फिर एशियाई देशों का विश्व में वर्चस्व, या फिर अफ्रीकी देशों की आर्थिक गतिविधियों में सुधार, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 11 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच में जो तनाव था, प्रतिस्पर्धा था, वही शीत युद्ध था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका? गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पहला यहाँ पर देखिए उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों की स्वतंत्र नीति को समर्थन बनाना, या फिर किसी भी सैन्य संगठन में शामिल होना, या फिर वैश्विक मामलों में तटस्थता की नीति, या फिर वैश्विक आर्थिक असमानता की समाप्ति पर ध्यान केंद्रित करना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी वैश्विक मामलों में तटस्थ की नीति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? 13 नंबर। मार्शल योजना से क्या अभिप्राय है? मार्शल योजना का मतलब क्या था वो आपको बताना है। अगर आपने NCERT बुक पढ़ा होगा या फिर मैंने जो आपको PDF दिया होगा उसमें अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर आपको पता चल गया होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन पहला क्या आपका? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा यूरोप की आर्थिक सहायता करना, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चलाई गई मानवीय एकता योजना, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आर्थिक गतिविधियों की समानता, या फिर उपरोक्त में से सभी। तो आपको बताना है क्या था मार्शल योजना। देखिए 13 का जो उत्तर होगा ना वो आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका द्वारा यूरोप की आर्थिक सहायता करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? 14 नंबर क्वेश्चन आपका शीत युद्ध के प्रमुख कारण क्या है? तो शीत युद्ध के प्रमुख कारण क्या थे जिसके कारण शीत युद्ध उत्पन्न हुआ? पहला यहाँ पर देखिए परमाणु बम की तकनीक, या फिर वीटो का प्रयोग, या फिर सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी। तो यहाँ पर ये सारे कारण थे, ठीक है, शीत युद्ध का उत्पन्न होने का, यानी उपरोक्त में से सभी। तो 14 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या आपका? 1960 के दशक में अमेरिका एवं सोवियत संघ महाशक्तियों देशों के बीच कौन से महत्वपूर्ण समझौते हुए? तो कौन सा समझौता हुआ था 1960 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में? परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, या फिर परमाणु अप्रसार संधि, या फिर केवल बी, या फिर ए एवं बी दोनों। तो 15 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि ये भी हुआ था और परमाणु अप्रसार संधि ये भी हुआ था, यानी ए और बी दोनों। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। पश्चिमी गठबंधन यानी USA द्वारा अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना की गई। इस संगठन में कितने देश शामिल थे? तो आपको बताना है 1949 में नाटो की स्थापना की गई थी, उस समय कितने देश शामिल थे? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कुल 12 देश शामिल थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 17 नंबर। वार्सा की संधि किस वर्ष हुई? पहला ऑप्शन आपका वर्ष 1955 में, या फिर वर्ष 1957 में, या फिर वर्ष 1952 में, या फिर वर्ष 1960 में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1955 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। गुट निरपेक्षता के मुख्य तत्व क्या है? स्वतंत्र विदेश नीति, या फिर शांति की नीति का समर्थन, या फिर केवल वन होगा, या फिर ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी ये सारे होंगे, स्वतंत्र विदेश नीति और शांति की नीति का समर्थन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या आपका? वर्ष 2012 में हुए तेहरान सम्मेलन में गुट निरपेक्ष देशों की संख्या कितनी थी? 2012 में जो तेहरान सम्मेलन में गुट निरपेक्ष हुआ था उसमें देशों की कुल संख्या कितनी थी? 120, 127, या फिर 136, या फिर 107। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर है 120 देश थे शामिल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 20 नंबर। गुट निरपेक्ष आंदोलन के समय संस्थापक सदस्य देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन थे? पहला ऑप्शन आपका गुमाल अब्दुल नासिर, या फिर वामे एनक्रुमा, या फिर सुकर्नो, या फिर जोसेफ ब्राज टीटो। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी सुकर्नो। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। वर्ष 1972 में किसके व्यापार एवं विकास से संबंधित सम्मेलन में टूवर्ड्स ए न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक के एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ, या फिर सोवियत संघ। तो क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, और क्वेश्चन नंबर 22 क्या आपका, सीमित परमाणु परीक्षण संधि कब प्रभावी हुई? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी 10 अक्टूबर 1963 को। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, और 23 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको मिलान करना है। ठीक है, मिलाना है, सुमेलित करना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या सुमेलित करना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना से संबंधित नेता, ये सारे नेता थे, जोसेफ ब्रास टिटो, गमाल अब्दुल नासिर, वामे एनक्रुमा, जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ पर देखिए नेताओं से संबंधित देश, तो कौन कौन नेता किस देश से थे ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन किस प्रकार से दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर ABCD यहाँ पर दिया हुआ है, तो बताइए ऑप्शन ए में 1 के साथ 4 मिला हुआ है, बी के साथ 3 मिला हुआ है, सी के साथ 1 मिला हुआ है, डी के साथ 2 मिला हुआ है। क्या ये सही है कि नहीं है, आप मिलान करके देखते जाना है आपको एग्जाम में। ये टाइम टेकन वाले क्वेश्चन है, अगर वहाँ पर बनेंगे तो बना लेना, नहीं बनेंगे तो नहीं बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का जो उत्तर है ना वो आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका, देखिए यहाँ पर ए से 3 को मिलाना है। ए क्या है, जोसेफ ब्रास टिटो, यानी इसको 3 से मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा, यूगोस्लाविया के शासक थे। उसके बाद बी के साथ क्या मिलाना है, बी के साथ आपको मिलाना है 1। ठीक है, अब बी के साथ 1 मिलाइएगा तो क्या हो जाएगा, यानी गमाल अब्दुल नासिर, ये आपका मिस्र के शासक थे। उसके बाद सी के साथ क्या मिलाना है, सी के साथ 2 मिलाना है। सी के साथ जब हम लोग 2 मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वामे एनक्रुमा, यानी घाना के प्रधानमंत्री। ठीक है, उसके बाद डी तो आपको पता ही है, यानी ये भारत के प्रधानमंत्री थे। तो इस तरीके से आप मिलान कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 नंबर, और 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, ध्यान से देखिएगा, परमाणु अप्रसार संधि के संदर्भ में दिए गए कथनों का अध्ययन करते हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला यहाँ पर देखिए कथन क्या आपका, 1 जनवरी 1967 से पहले किसी परमाणु सामग्रियों का निर्माण एवं विस्फोट किया गया हो तो वह देश परमाणु संपन्न देश माना जाएगा। ठीक है, यानी 1 जनवरी 1967 से पहले। या फिर यहाँ पर देखिए दूसरा कथन क्या आपका, इस परिभाषा के अंतर्गत अमेरिका, सोवियत संघ जो अभी रूस है, ब्रिटेन, फ्रांस एवं चीन को परमाणु संपन्न देश माना गया इस नियम के अनुसार। तीसरा नंबर, परमाणु संपन्न देशों को किसी भी देश में परमाणु विस्फोट करने का अधिकार दिया गया था। ये आपका यहाँ पर 4 कथन, मतलब 3 कथन है। फोर्थ नंबर क्या आपका, परमाणु संपन्न देश को परमाणु हथियार रखने की अनुमति दी गई। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, कौन कौन यहाँ पर सही है। ठीक है, ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ ऊपर में ये क्वेश्चन की सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2 और 4 सही है। तो 1 देख लेते हैं, 1 यहाँ पर क्या था, ये वाला। ठीक है, ये सही है। उसके बाद 2 भी सही है, उसके बाद 4 भी सही है, लेकिन ये गलत है। परमाणु संपन्न देशों को किसी भी देश में परमाणु विस्फोट करने का अधिकार दिया गया था, ये एकदम रॉन्ग है, ये एकदम गलत है। ऐसा होता तो अभी देश में 4था, 5वां, 6ठा विश्व युद्ध हो चुका होता। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 25 नंबर। 25 नंबर क्या आपका, दिए गए कथनों पर विचार करते हुए कूट की सहायता से सही विकल्पों की चयन कीजिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या कथन है। पहला, गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण करने वाले अधिकतर देश 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे। दूसरा, विभिन्न कारणों से गुट निरपेक्ष देश जिसमें भारत भी शामिल है जो युद्ध में शामिल हुए थे। ठीक है, आगे यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा कथन क्या है, अधिकांश गुट निरपेक्ष देशों को न्यूनतम विकसित या अल्प विकसित देशों की श्रेणी में रखा गया था। फोर्थ नंबर देख लेते हैं, यूरोपीय देशों की तरह गुट निरपेक्ष देशों में औद्योगिक प्रगति नहीं हुई है। आपको बताना यहाँ पर कौन कौन सा कथन सही है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी जो मैंने आपको सारे कथन बताए ये सारे सही थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस का करवाया। तो अगर आप लोग भी इसी तरह प्रैक्टिस करना चाहते हो, जो भी नए व्यूअर है, ठीक है, पुराने व्यूअर तो कर ही रहे हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको करना क्या है, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है वहाँ पर, क्योंकि टेलीग्राम में मैं आपको हमेशा पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।